कल घूम आए आप लोग जा करके? कौन कौन गया था? सभी गए थे? कोई किताब विताब खरीदे कि खाली ऐसे घूम टहल चले आए हैं? जो मैंने बोला तो मिल गई थी, ले लिए? बहुत बढ़िया। हाँ, शायद एनबीटी का तो स्टॉल रहा होगा वहां पर। चलिए, अच्छा, आगे की चीजें डिस्कस की जाए हम लोगों की। तो सनलाइट पर डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, और सनलाइट में एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, लोकोमोशन। अब देखो, लोकोमोशन में बेसिकली, लोकोमोशन की अगर आप बात करोगे तो ये गतिशीलता की बात हो रही है। ठीक है, किसी भी जीव की गतिशीलता की बात हो रही है। तो इसमें सबसे पहला टर्म जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं फोटोकाइनेसिस। है ना, कि सनलाइट का रिलेशन अगर आप देखोगे ऑर्गेनिजम्स के लोकोमोशन के साथ, उनकी गतिशीलता के साथ, तो पहली चीज आती है फोटोकाइनेसिस। अब फोटोकाइनेसिस का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? फोटोकाइनेसिस में हम लोग एक चीज बोलते हैं कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देखने को मिलते हैं जिनमें सनलाइट उनके लोकोमोशन की स्पीड को इन्फ्लुएंस करती है ना। मतलब अगर सनलाइट के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा किसी जीव के चलने की गति प्रभावित हो, तो इस चीज को क्या नाम दिया जाता है? फोटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसमें एक लाइन नोट करेंगे, लिखो, इन सम ऑर्गेनिजम्स, इन सम ऑर्गेनिजम्स स्पीड ऑफ लोकोमोशन, speed of locomotion is regulated by sunlight, and this feature is known as photokinesis. लिखिए, कुछ जीवों में गतिशीलता की दर को, गतिशीलता की दर को सूर्य के प्रकाश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, तथा इसे फोटोकाइनेसिस कहते हैं। तो एक है, देखिए, जब आपने कहा स्पीड, दूसरा टर्म यहीं पर आएगा जिसे हम कहते हैं फोटोटैक्सिस। फोटोटैक्सिस, ठीक है, फोटोटैक्सिस। और इसके साथ साथ एक टर्म और लिख लेंगे, फोटोटैक्टिक। फोटोटैक्सिस एंड फोटोटैक्टिक। अब एक चीज समझिए, जैसे आपने यहां पर लिखा फोटोकाइनेसिस, काइनेसिस में मैंने आपको बताया कि सनलाइट का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? स्पीड के ऊपर। जब आप फोटोटैक्सिस की बात करते हो तो फोटोटैक्सिस का मतलब होता है कि सनलाइट का प्रभाव पड़ता है ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में कोई ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? मूव करेगा। तो अगर किसी जीव के अंदर हमें यह देखने को मिल रहा है कि सनलाइट का जो सोर्स है
या फिर आप सीधे सीधे कह सकते हो लाइट का जो सोर्स है, प्रकाश का जो स्रोत है, वो किस चीज को प्रभावित करता हो कि किस दिशा में, किस डायरेक्शन में क्या होगा, मूवमेंट होगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाएगा? फोटोटैक्सिस कहा जाएगा। तो लिखिए, लिखो, इन सम ऑर्गेनिजम्स source of light plays an important role in determining direction of movement, and this property is known as phototaxis. And this property is known as phototaxis. लिखिए, कुछ जीवों में प्रकाश का स्रोत जीवों के संचलन की दिशा को प्रभावित करता है तथा इस विशेषता को फोटोटैक्सिस कहा जाता है। अब बात आती है कि भाई ये दूसरा शब्द फिर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, किस चीज को बताएगा? ध्यान से सुनना, ये हमें बेसिकली ये बताता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मूव करेगा तो वो लाइट के सोर्स के रिलेशन में किधर मूव करता है। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो लाइट के सोर्स की तरफ मूव करते हैं, उनको आप कहोगे कि वो पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक हैं। पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक का मतलब होता है कि आपने अगर एक लाइट का सोर्स रखा तो कुछ जीव क्या करेंगे, उस लाइट के सोर्स की तरफ जाएंगे, और कुछ जीवों में इसका उल्टा देखने को मिलेगा। उल्टा हो जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे? नेगेटिवली फोटोटैक्टिक हो जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें कि फोटोटैक्टिक का क्या मतलब होता है। लिखो, फोटोटैक्टिक shows movement of organisms with respect to the source of sunlight. With respect to the source of sunlight. ठीक है, लिखिए, फोटोटैक्टिक प्रकाश स्रोत के सापेक्ष जीवों के संचलन को दर्शाता है, और इसमें आप लोग प्रकार लिख लीजिए कि भाई दो टाइप्स का ये हो जाएगा। सबसे पहला जिसे हम कहेंगे पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक, और दूसरा आप लिखोगे नेगेटिवली फोटोटैक्टिक। ठीक है, तो पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक में क्या आएगा, लिख लीजिए एक लाइन में, मूवमेंट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट। मूवमेंट टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत की ओर संचलन। प्रकाश के स्रोत की ओर संचलन। और इसका उदाहरण आप अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए यूग्लिना। यूग्लिना की स्पेलिंग लिख लीजिए। ठीक है, यूग्लिना एग्जाम्पल लिख लीजिए, जो पॉजिटिवली फोटोटैक्टिक होता है और नेगेटिव में क्या हो जाएगा, अवे मूवमेंट हो जाएगा। तो लिखिए इसमें मूवमेंट अवे फ्रॉम दी सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के स्रोत से दूर संचलन। प्रकाश के स्रोत से दूर संचलन। और इसमें उदाहरण के तौर पर आप लिख लीजिए
अर्थवॉर्म, केचुआ, ठीक है। तो सनलाइट से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो हम लोगों ने यहां पर पढ़ ली, हम लोगों ने बात कर ली। अब हम चलते हैं आगे और अब अगले क्लाइमेटिक फैक्टर को डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर इज टेम्परेचर, तापमान। अब तापमान का अगर आप संबंध देखोगे, तापमान का अगर आप रिलेशन देखोगे, या फिर आप कह सकते हो कि तापमान का इफेक्ट तो प्लांट्स पर भी होता है और एनिमल्स पर भी हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज, अगर हम एनिमल्स के साथ टेम्परेचर का रिलेशन देखें, जीवों के साथ तापमान का संबंध देखें। अच्छा, थोड़ा सा आप लोगों को यह भी ध्यान में रखना है कि देखिए, टेम्परेचर बेसिकली किस चीज पर डिपेंड करेगा? सनलाइट पर। भाई ये तो हमने पढ़ा ही है ना कि सूर्य के प्रकाश से ही एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है। तो अगर सूर्य का प्रकाश ही हीट का सोर्स है, तो जहां पर सनलाइट ज्यादा होगी वहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, जहां सनलाइट कम होगी वहां पर टेम्परेचर। तो कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो सनलाइट और टेम्परेचर में कैसी हो जाएंगी, कॉमन हो जाएंगी। जैसे भाई एनिमल्स में कल हम लोगों ने एक चीज देखी थी, रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, उपापचय की दर। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के ऊपर टेम्परेचर का इंपैक्ट बिल्कुल पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में रोल होता है एंजाइम्स का, और एंजाइम्स जब भी आप पढ़ोगे तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं वो टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, है ना, तापमान का उनके ऊपर असर पड़ता है। तो अगर एंजाइम्स टेम्परेचर सेंसिटिव हैं तो आप कह सकते हो कि तापमान एंजाइम्स की क्रियाओं को प्रभावित करेगा, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होंगी, प्रभावित होंगी। तो लिखिए पहला, लिखो टेम्परेचर determines rate of activities of enzymes, and so it influences metabolic activities, लिखिए तापमान, एंजाइम्स की क्रियाओं की दर, को प्रभावित करता है, जिससे उपापचय की प्रक्रिया प्रभावित होती है। अब कल हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, फोटोपीरियडिज्म। और फोटोपीरियडिज्म में क्या पढ़ा कि सनलाइट की ड्यूरेशन जो है वो किस पर प्रभाव डालती है, फ्लावरिंग पर प्रभाव डालती है। उसी तरीके से एक चीज और होती है जिसे हम कहते हैं थर्मोपीरियडिज्म। अब थर्मोपीरियडिज्म है क्या? जैसे फोटो पीरियड आपने पढ़ा, वो सिर्फ इतना बता रहा है कि भाई कितनी ड्यूरेशन के लिए सनलाइट मिल रही है। थर्मोपीरियडिज्म बताता है कि टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस कितने हैं, तापमान में किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। तो कुछ प्लांट्स के अंदर जो फ्लावरिंग की प्रोसेस होती है, जो पुष्पन की प्रक्रिया होती है, उसके ऊपर थर्मोपीरियडिज्म का भी हमें क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है। तो लिखिए, इन सम प्लांट्स टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ फ्लावरिंग through
thermoperiodism which represents temperature fluctuations taking place on a daily basis. Temperature fluctuations taking place on a daily basis. लिखो, कुछ पौधों में पुष्पन की प्रक्रिया थर्मोपीरियडिज्म से प्रभावित होती है। थर्मोपीरियडिज्म से प्रभावित होती है, जो दैनिक स्तर पर तापमान में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। तापमान में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाता है। तो ये हो गया कि प्लांट्स के अंदर आप अगर फ्लावरिंग की बात करोगे तो उसे यहां पर रिलेट कर सकते हो। एक चीज और आ गई, जैसे कल हम लोग सनलाइट की ड्यूरेशन को रिलेट कर रहे थे रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज से। सेम चीज आप अगर एनिमल्स में देखोगे तो टेम्परेचर का कनेक्शन भी रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज के साथ होता है। और उसमें दो चीजें, गोनैड्स। गोनैड समझते हो? कितने लोगों ने सब सुना ही नहीं आज तक? 1 2 5 7 मेजोरिटी। और कितने लोगों ने सुना है गोनैड्स? हाँ, क्या होते हैं? तुम्हारे आ रहा है? गोनैड्स का सीधा सिंपल मतलब होता है सेक्स सेल्स। ठीक है? गोनैड्स एक टर्म है जो आप कहोगे प्रजनन संबंधी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट करता है ये। तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव हो गया, तो एक्टिव होने का मतलब ही है कि गोनैड्स रिलीज हो रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो एक तो ये होता है कि भाई गोनैड्स किस टाइम पर रिलीज होंगे, और दूसरा टर्म आता है जिसे हम कहते हैं फेकंडिटी। व्हाट इज फेकंडिटी? ये तो मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, फेकंडिटी बताया था। कौन बताएगा? कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी जो होती है, प्रजनन करने की क्षमता जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? फेकंडिटी कहते हैं। तो लिखिए, टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस a release of gonads and fecundity। तापमान गोनेड्स के निर्माण तथा प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। ठीक है? तो एक ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप देखोगे कि और कुछ पॉइंट्स अगर निकाले जाएं, और इसको आई थिंक मैंने एक प्लांट्स रिलेटेड एक पॉइंट लिखा दिया ना आप लोगों को, तो चलिए इसको कंबाइंड ही कर लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखो, तापमान की बात हो रही है। अब आपसे पूछा जाए बहुत ज्यादा कम तापमान और बहुत ज्यादा अधिक तापमान, पौधों से अगर आप रिलेट करोगे, प्लांट्स से अगर आप रिलेट करोगे, तो हम एक चीज पढ़ते हैं कि टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा हो जाए या बहुत कम हो जाए तो वो दोनों ही चीजें पौधों के लिए नुकसानदायक हैं। तो अब बात ये भी आ जाएगी कि भाई क्यों नुकसानदायक है?
क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं? तो पहले एक लाइन लिखो, फिर हम देखते हैं कि क्यों ये टेम्परेचर कंडीशंस नुकसान पहुंचाती हैं। लिखिए, कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीमली लो एंड एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, conditions of extremely low and extremely high temperature are harmful for plants. अत्यधिक उच्च तथा अत्यधिक निम्न तापमान की दशाएं पौधों के लिए नुकसानदायक होती, पौधों के लिए नुकसानदायक होती। अब देखो किस तरीके से जो आपने यहां पर लिखा कि भाई एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, अत्यधिक न्यून तापमान, ये कैसे प्लांट्स को प्रभावित करेगा या कैसे उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हमें मिलेंगे। जैसे एक चीज आएगी जिसको आप लिखोगे, लिखिए डेसिकेशन, डेसिकेशन। और डेसिकेशन का मतलब, डेसिकेशन का क्या मतलब हो जाएगा? क्या अर्थ होता है डेसिकेशन का? ये शब्द नहीं सुने आज तक है? रिमूवल। बाकी अंग्रेजी माध्यम वाले आज तक के शब्द नहीं सुने। बहुत उथले पानी में खड़े हो भाई तुम, थोड़ा 3-4 कदम और बढ़ाओ। डेसिकेशन का, डेसिकेट होने का मतलब होता है सूखना। समझ में आ गई बात? अब जैसे एक सीधी सी चीज लिख दी जाए, डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स डेसिकेशन फेस करते हैं, तो तुम लोग तो बोरिया जाओगे उत्ते में कि ये क्या चीज है ना? सीधा मतलब है सूखना। अच्छा, बहुत कम तापमान से पौधे सूखेंगे कैसे? हमने अरे उतना ठंडा नहीं करना, आगे बताओ। जहां ठंडा होगा वहां ड्राई कंडीशंस भी होंगी, क्या लगता है? बेटा पौधों के अंदर अभी कुछ भी फ्रीज नहीं कराना है। हाँ वो मना कर दिया मैंने, पौधे तंदुरुस्त खड़े हुए हैं एकदम, वो तैयार है, उनकी पाइपलाइंस पूरी खुली हुई है। अब बताओ, एक तो आ गया, आप लोग कह रहे हो भाई हवा के अंदर नमी जो है वो कम होगी, ठीक है, लॉजिकल सी बात है कि अगर टेम्परेचर कम है तो हमने पढ़ा है कि वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी होती है, कम होती है, ठीक है। और कुछ, और कुछ? अच्छा जैसे चलो मैं एक एक बात बोलता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना सब लोग और फिर दिमाग लगाना थोड़ा सा। आपसे कहा जाए कि जो कोनिफेरस फॉरेस्ट्स होते हैं, कोणधारी वन, जो आपको मिलेंगे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूरोप, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, यहां पर मिलता है, पूरी एक बेल्ट मिलती है कोनिफेरस फॉरेस्ट की। आपसे कहा जाए कि ड्यूरिंग विंटर सीजन trees of coniferous forest they experience desiccation. Why? शीत ऋतु में उन्हें डेसिकेशन का सामना करना पड़ता है, क्यों, कैसे, काहे? बहुत सोच रहे हैं सब लोग मगर सोच नहीं पा रहे। अच्छा, व्हाट अबाउट सॉइल वाटर? मिट्टी के अंदर जो पानी होगा
अगर तापमान बहुत ज्यादा घट जाए तो मिट्टी के अंदर के पानी के साथ क्या होगा? भाप बन के उड़ जाएगा। नहीं उड़ेगा, क्या हो जाएगा? फ्रीज होगा। उसी को तो परमाफ्रॉस्ट कहते हो आप। जो दिमाग आपको लगाना है वो ये लगाना है कि अगर परमाफ्रॉस्ट की कंडीशन बन गई, मिट्टी के अंदर का पानी अगर जम गया, तो इसका मतलब है कि अब पौधे उस पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। लेकिन इवेपोट्रांसपिरेशन क्या है? वो तो चलता रहेगा, वो तो होता रहेगा। अब अगर मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब हो नहीं पा रहा है और वाष्पोत्सर्जन बना हुआ है, तो इसका मतलब धीरे धीरे प्लांट्स के अंदर, ट्रीज के अंदर जो वाटर कंटेंट है वो क्या होगा? घटेगा। और अगर वो घटेगा तो इसी को आप क्या कहोगे? डेसिकेशन कहोगे। तो लिखो एक लाइन में, लिखो, इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कंडीशंस, due to freezing of soil water, plants are not able to absorb, plants are not able to absorb water from soil, but the process of evapotranspiration, but the process of evapotranspiration continues. देखो, अत्यधिक ठंडी दशाओं में, अत्यधिक ठंडी दशाओं में मृदा जल के जमने से, मृदा जल के जमने से पौधे जल को अवशोषित नहीं कर पाते, पौधे जल को अवशोषित नहीं कर पाते, परंतु वाष्पोत्सर्जन होता रहता है, वाष्पोत्सर्जन होता रहता है। तो इसे आप क्या कहोगे कि डेसिकेशन है, ये पौधों का सूखना। दूसरी चीज जो यहां पर आएगी उसे हम कहते हैं चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी, चिलिंग इंजरी। ये क्या है चिलिंग इंजरी? देखो, इसका एक सीधा सिंपल सा मतलब, इंजरी का मतलब तो समझ रहे हो ना, चोट। अच्छा, ये जीव जंतुओं के बारे में बात नहीं हो रही है, अभी पौधों की बात हो रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि प्लांट सेल्स जो हैं, पौधों की कोशिकाएं जो हैं, उनका डेड हो जाना, उनका मृत हो जाना, या उनको नुकसान पहुंचना। चिलिंग इंजरी तब होती है जब आप किसी गर्म इलाके के पौधों की बात कर रहे हो और वहां पर कुछ ऐसा हो कि कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर बहुत ज्यादा घट जाए। ठीक है, हम जैसे चिलिंग वेदर बोलते हैं ना, तो चिलिंग वेदर का मतलब क्या है? हाड़ कपाने वाली ठंड। जब आपका कंकाल डांडिया खेलने लगे, समझे, तब आप समझिए कि वो क्या है, चिलिंग वेदर है। ठीक है, जैसे जब शीत लहर चलना शुरू होती तो हम उसको चिलिंग विंड्स कहते हैं, है ना, क्योंकि वो ठंड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो इसमें लिखिए क्या हो जाएगा, लिखो, when plants of hot climate, when plants of hot climate get exposed to very low temperature, get exposed to very low temperature for a short period of time, for a short period of time। देखो, जब गर्म जलवायु के पौधे
कुछ समय के लिए अत्यधिक ठंडे मौसम का अनुभव करते हैं, अत्यधिक ठंडे मौसम का अनुभव करते हैं, तो इससे आप क्या कहोगे, चिलिंग इंजरी होगी। और एक चीज और आती है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग इंजरी, फ्रीजिंग इंजरी। अब फ्रीजिंग इंजरी में आप यहां पर इसको कंपेयर कर सकते हो, जैसे हम एक टर्म पढ़ते हैं फ्रॉस्ट बाइट ना। कभी ना कोई ऐसी जगह पर अगर आप जाएं जहां टेम्परेचर माइनस में हो, वहां गलती से भी अगर कोई लोहे का ऑब्जेक्ट बाहर पड़ा हो ना, हाँ, उस पर अपना पंजा मत लगा देना, अदरवाइज आपकी जो स्किन होगी ना, ये स्किन उस पर चिपक जाएगी, और फिर अगर हाथ खींचोगे तो जितनी खाल चिपकी है वो उसी पर रह जाएगी। हाँ, और एक खुरदुरा पंजा लेकर के वापस आ जाओगे आप। कारण बहुत ज्यादा ठंडा कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप आपकी इन स्किन सेल्स को टच करेगा ना, तो इनके अंदर का जो भी फ्लूइड है वो फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा। और अगर सेल के अंदर का फ्लूइड जम गया तो वो एक सेल की डेथ है, यानी कि वो कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, खत्म। जैसे आप अगर सियाचिन वगैरह के बारे में पढ़ोगे ना, तो वहां पर ये हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग जो वहां पर रहते हैं वो बहुत इस चीज को फेस करते हैं कि गलती से भी अगर कुछ हाथ का कोई हिस्सा बाहर आ गया तो वो उतना खत्म, फिर वो उतना ऐसा हो जाता है कि बर्फ की तरह वो टूट करके अलग हो जाएगा, वो खराब हो गया पूरा। क्यों? क्योंकि उतना हिस्से की जितनी भी सेल्स है उनके अंदर का फ्लूइड पूरा फ्रीज हो जाएगा जब भी टेम्परेचर कैसा होगा, -20, -30, -40 के आसपास अगर टेम्परेचर है। तो जब तापमान बहुत ज्यादा कम हो, उस सिचुएशन में क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर का और कोशिकाओं के बीच का जो फ्लूइड है वो क्या होता है, फ्रीज होता है। और उसी चीज को क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग इंजरी कहते हैं। तो लिखिए, लिखो इट इंक्लूड्स फ्रीजिंग ऑफ fluids found in cells due to the effect of extremely low temperature। लिखो, यह अत्यधिक न्यून तापमान के कारण, यह अत्यधिक न्यून तापमान के कारण कोशिकाओं के अंदर स्थित तरल के जमने की प्रक्रिया है। तो क्लियर हुआ कि भाई किस तरीके से बहुत ज्यादा कम तापमान पौधों को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अब बात आ जाए कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, अत्यधिक उच्च तापमान जो है वो कैसे प्रभावित करता है। तो इससे हम देखते हैं कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर से क्या देखने को मिलता है, स्टंटिंग, स्टंटिंग इन प्लांट्स। और स्टंटिंग क्या होती है, बौनापन। ठीक है, स्टंटिंग का मतलब है पौधों में बौनापन, के पौधे जो हैं वो दुबले पतले छोटे रह जाएंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा शारीरिक वृद्धि जो है वो प्लांट्स में नहीं हो पाएगी। तो बात यह आएगी कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से स्टंटिंग क्यों होगी। इसके कारण अगर आप देखोगे तो दो तीन चीजें हैं। पहला होता है कि जब तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है ना, तो जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल डैमेज होता है।
और क्लोरोफिल डैमेज होने का मतलब क्या है भाई? सोचो, पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल अगर वही डैमेज हो गया तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, और अगर खाना नहीं मिलेगा तो स्टंटिंग होना ही है। तो पहला लिखिए, स्टंटिंग के रीजंस क्या हैं, कारण क्या है? पहला कारण हो जाएगा, लिखो, वेरी हाई टेम्परेचर कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। अत्यधिक उच्च तापमान से क्लोरोफिल का विनाश होता है, क्लोरोफिल का विनाश होता है। दूसरी चीज आप कहोगे कि भाई टेम्परेचर जब बहुत ज्यादा होगा तो इवेपोट्रांसपिरेशन भी बहुत होगा, वाटर लॉस भी बहुत होगा। तो लिखिए, इट कॉजेज एक्सेसिव इवेपोट्रांसपिरेशन। इससे अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन होता है। और एक चीज हमें और देखने को मिलती है कि प्लांट्स के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तापमान जब बहुत अधिक हो जाएगा ना, तो प्रोटीन सिंथेसिस की रेट भी क्या हो जाती है? घट जाती है। प्रोटीन का संश्लेषण उतना तेजी से नहीं हो पाता। तो लिखिए, वेरी हाई टेम्परेचर रिड्यूसेस द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। अत्यधिक उच्च तापमान से, अत्यधिक उच्च तापमान से पौधों में प्रोटीन संश्लेषण की दर घट जाती है। तो इससे हमें समझ में आ गया भाई, अगर फूड फॉर्मेशन कम होगा, प्रोटीन का निर्माण कम होगा, इवेपोट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इससे प्लांट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? स्टंटिंग देखने को मिलेगी। अब एक चीज और है कि जितने भी पौधे हमें अपनी पृथ्वी पर देखने को मिलते हैं, आप लिख सकते हो कि दे आर कैटेगराइज्ड on the basis of temperature requirement। उन्हें तापमान की आवश्यकता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है ना। प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अगर आप तापमान की आवश्यकताओं के आधार पर देखोगे, जैसे सबसे पहला इसमें लिख लीजिए मेगाथर्म्स। तो मेगाथर्म्स को क्या कहोगे? थोड़ा सा अगर आप लोगों को याद हो, मैंने कॉपेन का क्लासिफिकेशन जब पढ़ाया था, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, वहां पर भी ये कैटेगरीज बताई थी। तो मेगाथर्म का मतलब होता है ऐसे पौधे जिन्हें एवरेज एनुअल टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई, गर्म जलवायु में मिलने वाले पौधे। तो लिखिए, दे रिक्वायर हाई वैल्यू ऑफ एवरेज एनुअल टेम्परेचर। दे रिक्वायर हाई वैल्यू ऑफ एवरेज एनुअल टेम्परेचर। इन्हें औसत वार्षिक तापमान के अधिक मान की आवश्यकता होती है। इसके बाद आप देखोगे मेगाथर्म्स के बाद दूसरा क्या आ जाएगा? तो दूसरा आप लिखेंगे मीजोथर्म्स, मध्यतापीय। तो मध्यतापीय क्या? मॉडरेट वैल्यू। तो लिख लीजिए, दे रिक्वायर मॉडरेट वैल्यू ऑफ एवरेज एनुअल टेम्परेचर। औसत वार्षिक तापमान के मध्यम मान की आवश्यकता होती है, कि मध्यम मान की आवश्यकता होती है। तीसरी कैटेगरी क्या आ जाएगी? नंबर 3 आप लिखेंगे माइक्रोथर्म्स। माइक्रोथर्म्स यानी कि अल्पतापीय। तो अल्पतापीय कौन होगा? जिन्हें लो टेम्परेचर यानी कि एवरेज एनुअल टेम्परेचर की लो वैल्यू की क्या हो? रिक्वायरमेंट हो। तो लिखिए, दे रिक्वायर लो वैल्यू ऑफ एवरेज एनुअल टेम्परेचर।
औसत वार्षिक तापमान के न्यून मान की आवश्यकता होती है इन्हें। और लास्ट कैटेगरी कौन सी, एक और आती है, मेगाथर्म होता है, मेसोथर्म होता है, माइक्रोथर्म होता है, एक ठो और थर्म होता है? माइक्रो के बाद नैनो। मतलब जो चीजें बताई हो वो तुम्हें याद नहीं आएंगी, हैं? दुनिया जहां खुराफात खूब याद आती है। नंबर 4 लिखो, चौथा आता है जिससे कहते हैं हेकिस्टोथर्म। हेकिस्टोथर्म, तो हेकिस्टोथर्म्स क्या हो जाएंगे? हेकिस्टोथर्म्स को आप लिख लीजिए, दे रिक्वायर, और लिख लीजिए दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कंडीशंस। दे कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर कंडीशंस। यह अत्यधिक न्यून तापमान की दशाओं में भी जीवित रह सकते हैं। अच्छा सुनो एक बात, मेगाथर्म में आपसे कोई पूछे मेगाथर्म्स कौन होते हैं, जितना भी आपका इक्वेटोरियल वेजिटेशन है, ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन है, वो सब किस में आएगा? मीजोथर्म में कौन? टेम्परेट वाले, क्योंकि टेम्परेट रीजन ही है मॉडरेट क्लाइमेट का। माइक्रो में सब टेम्परेट, टेम्परेट सब पोलर, या फिर आप कहोगे एल्पाइन, एल्पाइन वेजिटेशन। और हेकिस्टोथर्म्स पोलर, टुंड्रा, टुंड्रा या टैगा? टुंड्रा या टैगा? ₹2.5 का सवाल है। टैगा पक्का? ले लूंगा, ₹2.5 दूं भले ही नहीं, पहले बता रहा हूं, समझे? टैगा इज कोनिफेरस वेजिटेशन, जहां पर आपको ट्रीज मिल रहे हैं। टुंड्रा में अगर आप जाओगे तो टुंड्रा वेजिटेशन में आपको ट्रीज नहीं मिलते, वृक्ष नहीं मिलेंगे वहां पर, वहां की कंडीशंस ट्रीज को सपोर्ट नहीं करेंगी, तो क्या मिलेगा वहां? वहां पर आपको कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स मिल जाएंगे, छोटे छोटे हर्ब्स टाइप के, शाक नुमा पौधे जिन्हें आप कहते हो। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? काई, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? लाइकेन्स। समझ में आ रही बात? तो हेकिस्टोथर्म्स में ये चीजें आती हैं। तो 4 कैटेगरीज होती हैं प्लांट्स की, किस आधार पर? जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं किसे? तापमान के बेसिस पर। तो ये आपने प्लांट्स के साथ जो भी कनेक्शन था वो देख लिया, क्या क्या चीजें आई। एक हमने बात की थर्मो पीरियड की, थर्मोपीरियडिज्म। एक हमने बात की कि भाई तापमान बहुत ज्यादा होगा, बहुत कम होगा, वो पौधों को प्रभावित करेगा। और हमने बात कर ली कि प्लांट्स जो है टेम्परेचर रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर 4 प्रकार के होते हैं। अब थोड़ा सा एनिमल्स पर और डिस्कशन लेकर के चलते हैं कि एनिमल्स का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। तो एक चीज आती है जिसे हम कहते हैं एलेंस रूल। कितने लोगों ने सुना है? सुना है? क्या सुना था बेटा? खाली नाम? एलेंस रूल कहता है कि ठंडे इलाकों में अगर आप जाओगे तो वहां पर जो जीव आपको मिलेंगे ना, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी पूंछ, उनके कान सब कैसे होते? छोटे होते। पेंगुइन को देखे हो कभी? हाँ हाँ, मैंने कब कहा तुम
अंटार्कटिका जा गले लगा के आवे पेंगुइन को, टीवी पर ही देखे होगे, फोटो वोटो देखे होगे। ऐसा नहीं लगता है कि उसके शरीर के हिसाब से उसके हाथ पैर छोटे हैं? शरीर मां पूरा ड्रम के हिसाब का है, हाँ, और हाथ पैर इतने बड़े लेके टहल रहा है वो। इसी को कहा जाता है एलेंस रूल है ये। एलन का नियम ये कहता है कि जब आप ठंडे इलाकों की तरफ जाते हो तो वहां पर जितने भी जीव आपको मिलेंगे, उनके हाथ, उनके पैर, उनकी पूंछ, उनके कान, ये सब कैसे होते हैं? गर्म इलाकों के जीवों की तुलना में छोटे देखने को मिलेंगे। इसे एलेंस रूल कहा जाता है। ये टेम्परेचर का ही तो रिलेशन है, तो लिखिए एलेंस रूल के अकॉर्डिंग। लिखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, tail, ears, legs and limbs of mammals are relatively smaller in regions of colder climate। लिखो इस नियम के अनुसार ठंडी जलवायु के क्षेत्रों में, ठंडी जलवायु के क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले स्तनधारियों, प्राप्त होने वाले स्तनधारियों के हाथ, पैर, कान तथा पूंछ तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं, तुलनात्मक रूप से छोटे होते हैं। अब ये तो बता रहा है कि भाई लिम्स हो गया या फिर लेग्स हो गए, उनका साइज हो गया। एक और आता है यहीं पर जिसे हम कहते हैं ग्लॉगर्स रूल। ग्लॉगर्स रूल ये सुना है किसी ने? ये किसी ने सुना होगा। एलन का नियम तो थोड़ा सा नॉर्मल है, एलेंस लॉ, एलेंस रूल जनरली लोग जानते हैं। अब ये ग्लॉगर्स रूल क्या कहता है? ग्लॉगर्स रूल पिगमेंटेशन की बात करता है। वो कहता है बर्ड्स हो गई, इंसेक्ट्स हो गए और मैमल्स, इन सभी के अंदर अगर आप पिगमेंटेशन देखोगे यानी कि कलर, तो गर्म इलाकों में डार्कर पिगमेंटेशन होता है इन कंपैरिजन टू कोल्ड एरियाज। ठंडे इलाकों की तुलना में गर्म इलाकों में जो पिगमेंटेशन होगा वो कैसा होगा? डार्कर हमें देखने को मिलेगा। तो लिखिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पिगमेंटेशन इन insects, birds and mammals, insects, birds and mammals in warm areas या in warm and humid areas is darker than organisms in cold and dry areas। कोल्ड एंड ड्राई एरियाज। लिखो इस नियम के अनुसार गर्म तथा आर्द्र जलवायु, गर्म तथा आर्द्र जलवायु में प्राप्त होने वाले कीटों, पक्षियों तथा स्तनधारी जीवों का रंग ठंडी तथा शुष्क जलवायु के जीवों की तुलना में गहरा होता है।
ठंडी तथा शुष्क जलवायु के जीवों की तुलना में गहरा होता है। ये आपका नियम हो जाएगा किसका? ग्लॉगर्स रूल कहते हैं इसको। एक और इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग देख लीजिए, लिखिए बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल। अब बर्गमैन्स रूल क्या कहता है? बर्गमैन्स रूल सिंपली एक चीज बोलता है कि एब्सोल्यूट साइज ऑफ एनिमल्स, जीवों के शरीर का आकार। क्या लगता है किधर के जीवों के शरीर का आकार बड़ा होगा, किधर के जीवों के शरीर का आकार छोटा होगा? गर्म इलाकों में बड़ा और ठंडे इलाकों में छोटा। उल्टा। हाथी ऊपर कहां मिलते हैं? हाथी सब नीचे। अब अगर हाथी की बात है तो वोली मैमथ का नाम सुना है? पोलर बेयर का नाम सुना है? एक नॉर्मल भालू और एक पोलर बेयर, दोनों का साइज अगर कंपेयर करोगे, कौन बड़ा? अच्छा, हाथी छोड़ कर और कोई बहुत बड़े आकार जीव बताओ। जरा बहुत बड़ा होता है। साई लंबाई की बात नहीं होती, तो गर्दन लंबी हो गई है ना। हाँ, गर्दन तो उसकी ऐसे लंबी जैसे बचपन बच्चे लटक लटक के लंबाई अपनी बढ़ा लेते हैं। हिप्पोपोटेमस हो गया, राइनो हो गया, ठीक है। अब अगर आप पोलर एरियाज की तरफ जाओ, वहां के जीवों की बात करो, देखो एक चीज होती है ना इसमें सुनो, इसमें पॉइंट क्या आता है कि आप अगर सेम नेचर के ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करोगे, तो इसके पीछे लॉजिक है, मतलब ये कोई वो बात नहीं है, इसके पीछे तर्क है। तर्क क्या है, आप मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर जीवों को अपने शरीर के अंदर बहुत ज्यादा फूड स्टोर करने की जरूरत है? बताओ कौन सा ऐसा इलाका है जिधर, एक बात बताओ, अगर आप किसी ऐसे घर में रहते हो जहां डेली बुफे लगता है, खाने के टाइम पे 25 प्रकार की डिशेस टेबल पे सजती हैं, तो वहां कभी आपका ऐसा मन करे किसी का बहुत अच्छा खाना मिले तो उड़े लो 15-20 दिन का कम से कम? डेली अच्छा खाना मिल रहा है तो आप टेस्ट के लिए खाओगे, फिर स्वाद के लिए, समझे? और जब बच्चे बाहर रहते हैं पढ़ाई के लिए, तो कभी त्योहार व्योहार पे वो घर जाते हैं, आगे की बात आप लोग समझ ही गए होंगे। मतलब भयंकर लेवल की चराई होती है ना। कुछ भी मिल जाए, हम लोग खाने की एक लिस्ट लेकर के जाते हैं। मैं तो लिस्ट लेके भी नहीं आता हूं, मैं पहले फोन तो बता देता हूं घर पे कि जैसे 4-5 दिन अगर मुझे रुकना है, तो अब दिक्कत क्या है मेरे वहां पर, एक तो कई सारे घर हैं, कई सारे घर का मतलब वो मत निकाल लेना, तुम लोग बहुत खुराफाती हो। हाँ, अफवाहें फैलाने में बहुत तेज हो। पता लगे, कल को पता चले कि नवाजिश सर ने कई शादियां कर रखी हैं, उन्होंने कहा था मेरे कई सारे घर हैं। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे बचपन से मेरे मामा जी ने पाला है, तो एक तो मेरा वही घर हो गया जहां मैं पला हूँ, एक मेरे माता पिता हैं जिन्होंने जन्म दिया था, तो वो भी हैं, और बीच में एक दो और घर भी पड़ जाते हैं जो अबे मेरी मौसी के हैं। ये हाँ, एक्सप्लेनेशन तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन देना पड़ जाता है ना। इतना तो एक्सप्लेन मैं अपनी बीवी के सामने नहीं करता हूँ जितना तुम लोग सामने करना पड़ जाता है।
बेटा देखो, सोच पर डिपेंड करता है, अपनी अपनी, है ना। आपका नजरिया क्या है? ओन्ड हाउसेस तुम लोग के 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 हैं। उसमें से 4 घर ऐसे जिसमें कोई रहता नहीं, वो लोग ही इतने नहीं है घर में। मेरे थोड़ी हैं यार, सब माता पिता उन सब लोगों के हैं, मैं तो गरीब आदमी हूं ही। अबे गरीब ना होता तो ये मजदूरी क्यों कर रहा होता, ये बताओ। हाँ, शौक बड़ी चीज है। हाँ हाँ। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया है, वो वाली बात है बिल्कुल। क्यों? चलो खैर, तुम सारे टीचर से ऐसे मजे लेते हो कि मेरे ऊपर कुछ खास मेहरबानी है तुम लोगों की। तुम मेरा मकबरा क्यों नहीं बना लेते हो? आगे चल के देखेंगे ये भी। सही है बेटा, भूगोल वाले बाबा हैं। ग्लोब छपी हुई चादरें चढ़वाना मेरे ऊपर, समझे? प्रसाद में छोटे छोटे ग्लोब बांटना। घर जाके 101 बार घुमाओगे तो मनोकामना पूरी होगी, समझे? चलो, ये फालतू बातें मैं दिन भर करता तो तुम लोग बैठे रहोगे ना। क्यों? तो पॉइंट बेसिकली ये है ना, जैसे अभी आप लोग एक चीज और पढ़ोगे, हम लोग बात करेंगे कोल्ड ब्लडेड वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स की। फिर उसी से रिलेटेड टॉपिक आएगा जिससे हम कहते हैं डोरमेंसी। आपने हो सकता है डोरमेंसी वर्ड ना सुना हो, बट आपने हाइबरनेशन जरूर सुना होगा। अब देखो, ठंडे इलाकों में जो जीव रह रहे हैं, उन बेचारों के पास 3 4 5 महीने होते हैं जब मौसम थोड़ा सा अलाउ करता है कि वो मूव करें, है ना। तो अब सोचो, अगर कोई जीव 3 4 5 महीने उसको खाना मिल रहा है, और बाकी के 7 8 महीने कुछ नहीं है वहां पर, सिर्फ बर्फ ही बर्फ है और बहुत ज्यादा ठंड है, तो ऐसे जीवों की टेंडेंसी क्या होगी? सीधी सी बात है, वो 5 महीने जितना खा सकते हैं उतना खाएंगे, और जितना चर्बी इकट्ठा कर सकते हैं उतना करके, और फिर किस में चले जाएंगे, उसे हम कहते हैं शीत निद्रा, है ना। शीत निष्क्रियता आप उसे कहते हो, हाइबरनेशन। अब वो 7 8 महीने के लिए गुफा में जाकर के सो जाएंगे, उनकी हार्ट रेट एकदम स्लो हो जाएगी, बिल्कुल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एकदम मिनिमम लेवल पर चली जाती है, जितने में वो सिर्फ जिंदा रह सके। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स का बॉडी साइज कैसा मिलेगा? ज्यादा देखने को मिलेगा, लॉजिकल सी बात है। तो यही चीज क्या कहलाती है? यही चीज कहलाती है आपका बर्गमैन्स रूल कहा जाता है। तो लिखिए एक लाइन में, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल टेम्परेचर अफेक्ट्स the absolute size of organisms and so birds and mammals attain greater body size in cold areas than warm areas, in cold areas than warm areas। ठीक है, हिंदी वाले लिखो, इस नियम के अनुसार तापमान जीवों के शरीर के आकार को प्रभावित करता है, जीवों के शरीर के आकार को प्रभावित करता है, तथा ठंडे क्षेत्रों में प्राप्त होने वाले पक्षियों तथा स्तनधारी जीवों का आकार
पक्षियों तथा स्तनधारी जीवों का आकार ठंडे क्षेत्रों के जीवों की तुलना में बड़ा होता है। ठीक है, ठंडे सॉरी गर्म क्षेत्रों के जीवों की तुलना में बड़ा होता है, और इसी को हम क्या कह देते हैं, बर्गमैन का। तो तीन चीजें याद रखना है। एलेंस रूल किससे रिलेटेड है, नॉर्मली याद रखो, लिम्स एंड लेग्स। ग्लॉगर्स रूल किससे रिलेटेड है, पिगमेंटेशन। और बर्गमैन्स रूल किससे रिलेटेड है, बॉडी साइज से। ठीक है, तीन चीजें याद रखनी है। अब आते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान, ठीक है, इस बॉडी टेम्परेचर का एडजस्टमेंट with the temperature of environment, पर्यावरण, वातावरण के तापमान के साथ समायोजन, कि भाई किस तरीके से किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर के साथ क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। तो यहां पर दो प्रकार के जीव आते हैं। ठीक है, अब उन दोनों प्रकार के जीवों की अगर बात की जाए तो नॉर्मली आप सामान्य भाषा में उन्हें वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड कहते हो। ठीक है, अब वार्म ब्लडेड को अगर देखा जाए तो इन्हें एक और नाम दिया जाता है, इन्हें हम कहते हैं होम्योथर्मिक। होम्योथर्मिक या फिर इन्हीं को एंडोथर्मिक भी कहते हैं। होम्योथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। और जब आप कोल्ड ब्लडेड की बात करोगे तो कोल्ड ब्लडेड को पोइकिलोथर्मिक या फिर एक्टोथर्मिक भी कहा जाता है। ठीक है, एक्टोथर्मिक भी कह सकते हो या पोइकिलोथर्मिक कह सकते हो। अब सबसे पहली बात आती है कि भाई वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब होता है ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका बॉडी टेम्परेचर फिक्स रहेगा। जैसे एक बात सोचो, हम लोग, आपने नोटिस किया होगा कि जब विंटर सीजन आता तो हमें ठंड लगती है, हाँ कि ना। कुछ दिनों में समझ में आ जाएगा। आज सुबह सुबह थोड़ा सा मौसम पहली बार लगा के ठंड आई है, कुछ फॉग वॉग दिखाई दिया। और जब मई जून का टाइम आता है तो हमें गर्मी लगती है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आवर बॉडी टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरमेंट। शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ बदल, ऐसा थोड़ी होता है कि बाहर का तापमान 20 डिग्री तो शरीर का तापमान भी 20 डिग्री, बाहर का तापमान 45 डिग्री तो शरीर का तापमान भी 45 डिग्री। सोचो अगर ऐसा हो तो ना तो हमें ठंड लगेगी और ना ही, क्योंकि जब शरीर का तापमान और बाहर का तापमान बराबर हो तो ठंडे और गर्म की कॉन्सेप्ट ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वार्म ब्लडेड वो होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, वो एनवायरनमेंट के साथ फ्लक्चुएट नहीं करता। तो लिखिए, बॉडी टेम्परेचर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स remains constant
इन जीवों के शरीर का तापमान नियत बना रहता है। इन जीवों के शरीर का तापमान नियत बना रहता है। इससे फायदा क्या? मतलब इससे कुछ फायदा नजर आ रहा है आप लोगों को? ठंड लगने लगती है, मान लबादा ओढ़ घूमो। गर्मी लगने लगती है तो फिर एसी ढूंढो कहीं पर। परेशानियां कितनी सारी हैं, है कि नहीं है? उससे कोई हानि नहीं कर रहा है, तो परेशानियां क्या ही गिनाएं हम जिंदगी की आपको। ठंड और गर्मी तो कुछ है ही नहीं उसके सामने। अच्छा, मुझे तुम लोगों को देख के लगता है अगर कभी जैसे ऐसा कोई ओपन माइक सेशन रखा जाए ना, कि सब अपने अपने जीवन की व्यथा गिना दो, तो मुझे लगता है कुछ लोग भौं भौं कर रोएंगे यहाँ पर आकर के, कि हम क्या ही बताएं। हम तो बोल भी नहीं पा रहे, हम तो हमारी जुबान गोल हो गई है। हैं? इतने थके हुए सैनिक लगते हो सब लोग, तुम लोग जैसे जीवन की इस उम्र में ही कितने युद्ध लड़ चुके हो। क्यों मांड्या? तुम नहीं लड़े हो अभी तक? लड़ो बेटा, इंतजार करो। अभी जीवन में बहुत बड़े युद्ध आना है ना? बाकी युद्ध झेल ले जाओ, गृह युद्ध सबसे मुश्किल होता है, समझे? सिविल वॉर। हाँ बताओ। हाँ, किडनी विडनी फेल हो जाए, आरओ लगवाना पड़े अलग से। एक चीज बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, सुनो अच्छे से। जैसे रेप्टाइल्स, सांप, नॉर्मल एग्जांपल लेके चलते हैं। सांप, सांपों को आप देखना पूरे साल एक्टिव नहीं रहते हो। गर्मियों में सांप ज्यादा निकलते हैं। काहे? उनके बिल का एसी फेल हो जाता है, वेंटिलेशन की दिक्कतें, सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, तो आते हैं, लाओ बाहर आ किसी को काट ही लें, बहुत दिन से जुबान लपलपा रही है? क्यों ऐसा? ठंड में कहां चले जाते हैं सब? बिल में चले जाते हैं ठंड में, रजाई जाली एक मत सोते रहते हैं जाकर के, क्योंकि वो वार्म ब्लडेड नहीं है, वो कोल्ड ब्लडेड है। एक बात है, कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हर टाइम पर एक्टिव नहीं रह सकते। अभी सोचो, हम लोगों को साइबेरिया भेज दिया जाए, बहुत नॉर्मल सी बात बता रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं जो वर्कयांश में है इस टाइम पर, वहां इस टाइम पर टेम्परेचर जा रहा होगा लगभग -50 के आसपास, -50। हम लोग भेज दिया जाए, दोनों टांगे टेढ़ी होकर टूट जाएंगी 5 मिनट में, समझे? वो लोग जिंदा हैं कि नहीं है? और सिर्फ जिंदा नहीं, ऐसा नहीं कि कंबल ओढ़ सो ही रहे हैं, बाहर निकलते हैं, काम कर रहे हैं, सारी एक्टिविटीज हो रही है वहां पर। सेम सोचो, सहारा डेजर्ट, अल अजीजिया, 59 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 59। हम लोग 45 डिग्री में गुम्मा उठा लेते हैं मारने के लिए एक दूसरे को, वो 59 में सरवाइव कर ले जाते हैं। ये है वार्म ब्लडेड की कैपेबिलिटी, जो इतने कम तापमान और इतने ज्यादा तापमान में भी सरवाइव। एक सांप को डाल के देखो जरा -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, उसको बाहर रख दो, चिटक जाएगा। देख रहे हो लोग बातें, चिटक जाएगा।
कुल मिला के पॉइंट क्या है कि अगर उन्हें बहुत ज्यादा तापमान बहुत कम तापमान पर रखोगे तो सरवाइव। वार्म ब्लडेड की एक अच्छाई है कि वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस में एक्टिव रह सकते हैं। तो लिखिए दीज ऑर्गेनिजम्स रिमेन एक्टिव इन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर कंडीशंस। यह जीव विविध प्रकार की ताप दशाओं में विविध प्रकार की ताप दशाओं में सक्रिय रह सकते हैं। विविध प्रकार की ताप दशाओं में सक्रिय रह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखिए बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स, पक्षी तथा स्तनधारी जीव इसके उदाहरण हैं। अब आया कोल्ड ब्लडेड। तो कोल्ड ब्लडेड में क्या लिखोगे? लिखिए बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स। बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स with the temperature of environment। शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ परिवर्तित होता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट्स विद द टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट। शरीर का तापमान पर्यावरण के तापमान के साथ परिवर्तित होता है और इसीलिए आप क्या लिखोगे? लिखो दीज ऑर्गेनिजम्स रिमेन एक्टिव only in a narrow range of temperature। only in a narrow range of temperature। यह जीव तापमान की एक संकीर्ण सीमा में ही सक्रिय रह पाते हैं। और उदाहरण लिखिए रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, एम्फीबियंस उभयचरी और आपकी फिशेस मछलियां। कभी आपने देखा है कोई एक तालाब, गांव का एक तालाब, पूरे साल आप उस तालाब को देखो उसमें मेंढक नहीं दिखाई देंगे आपको, और जहां पहली बारिश हुई भाई साहब पूरे तालाब को घेर के और संगीत समारोह शुरू करते हैं वो अपने गलफड़े फुला फुला के एकदम अलग अलग प्रकार के सुर लगाएंगे। तो क्यों वो उस टाइम निकल रहे हैं? और बाकी टाइम कहां है? बाकी टाइम वो मिट्टी के अंदर दबे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, क्योंकि कंडीशंस उसके अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे बारिश होगी, कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल होंगे, वो तुरंत सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ वार्म ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड की कॉन्सेप्ट। अब इसी में एक चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। लिखिए, हेडिंग बनाइए, डोरमेंसी। डोरमेंसी। अब डोरमेंसी का मतलब होता है निष्क्रियता। ठीक है, देखो डोरमेंसी का बेसिक मीनिंग यह है कि ये किसी भी जीव के उसका जो जीवन काल है, जो उसका लाइफ स्पैन है, उसमें एक ऐसा समय काल होगा जब उस जीव की जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होंगी या उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल एक्टिविटीज होंगी वो क्या हो जाती, टेम्परेरली सस्पेंडेड रहती। मतलब उस टाइम में वो कोई ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सर्वाइवल इंश्योर करता है। उसे क्या कहा जाएगा? डोरमेंसी। तो लिखिए, इट इज दैट टाइम पीरियड in life span of an organism in which growth, development and various physiological activities
various physiological activities remain temporarily suspended. Remain temporarily suspended. लिखो, यह किसी जीव के जीवन काल में एक ऐसी समय अवधि होती है, एक ऐसी समय अवधि होती है जिसमें वृद्धि, विकास तथा अन्य वृद्धि, विकास तथा अन्य कायिक क्रियाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहती, अस्थायी रूप से निलंबित रहती हैं। अब आया सवाल कि डोरमेंसी किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी। दो प्रकार के जीव पढ़े आपने, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड। तो अब मुझे यह बताओ किस प्रकार के जीवों में आपको डोरमेंसी मिल सकती है। कोल्ड ब्लडेड, वार्म ब्लडेड में मिल सकती कि नहीं? सोच लेना अच्छे से और तब बोलना हां या ना। मिल सकती है, असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है कोई जो बता रहा हो कि संभव है, तो दिमाग में आ रहा है? फिर सिर्फ एक दार्शनिक बात थी ये, दार्शनिक थी। सीधो बैठ जाओ, अच्छा थोड़ा ऐसे टेढ़े मत बैठो अजय देवगन की तरह। हाँ, और बाकी लोग बताएं। अच्छा देखो, दो चीजें आई, एक बर्ड्स, एक मैमल्स, ये आपके वार्म ब्लडेड है। कोई उदाहरण आपको नजर आ रहा है? पोलर बियर, ध्रुवीय भालू के बारे में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो कि वो हाइबरनेट करता है? तो अगर वो हाइबरनेट कर रहा है तो पोलर बियर कौन है? मैमल ही है ना, स्तनधारी जीव हुआ ना। तो इससे एक चीज क्लियर हो जाती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनिज्म वार्म ब्लडेड है या कोल्ड ब्लडेड है। डोरमेंसी दोनों टाइप के ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेगी। तो लिखिए, डोरमेंसी इज अ फीचर ऑफ बोथ कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स। लिखो, निष्क्रियता उष्ण रक्ति तथा शीत रक्ति, उष्ण रक्ति तथा शीत रक्ति दोनों प्रकार के जीवों की विशेषता है। ठीक है। अब देखिए, डोरमेंसी के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। डोरमेंसी अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे डोरमेंसी में सबसे पहला आता है जिसे हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, हाइबरनेशन को हिंदी में कहा जाता है शीत निष्क्रियता। शीत निष्क्रियता तो मतलब सरल है कि भाई बहुत ज्यादा कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए विंटर सीजन में ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे? डोरमेंट हो जाते हैं। तो लिखिए, ऑर्गेनिजम्स बिकम डोरमेंट ड्यूरिंग विंटर सीजन, during winter season to protect themselves from extremely cold conditions, from extremely cold conditions। लिखिए, जीव शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी दशाओं अत्यधिक ठंडी दशाओं
से बचने के लिए निष्क्रिय हो जाते हैं। अच्छा, निष्क्रिय होने का मतलब क्या है? दो चीजें ध्यान रखना है। पहला, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की रेट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, और दूसरा हार्ट बीट। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, तो एक्सरसाइज में भाई मेन पर्पस क्या है? कि हम कैलोरीज बर्न करते हैं। अब कैलोरीज आप बर्न कैसे कर रहे हो? जब आप एक्सरसाइज करते हो, एक तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ती है, सांस लेने की दर बढ़ती, जिससे ऑक्सीजन इनटेक आपका बढ़ रहा है, और ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में पहुंच रही। दूसरा, हार्ट बीट आपकी बढ़ती है। हार्ट बीट बढ़ने का मतलब है आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो रहा है। अब इससे फायदा क्या होगा? भाई सांस आप तेज ले रहे हो तो ऑक्सीजन लंग्स में पहुंचेगी ना, लंग्स से वो ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचेगी, और ब्लड जितना तेजी से सर्कुलेट होगा, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचेगी, कोशिकाओं तक, और कोशिकाएं उस ऑक्सीजन को यूज करके उतना तेजी से रेस्पिरेशन करेंगी, और जितना तेज रेस्पिरेशन, उतना ही कैलोरीज आपका शरीर और बर्न करेगा। तो इसका मतलब अगर कभी एनर्जी कंजर्वेशन मोड में जाना हो, तो ब्रीदिंग रेट को कम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हार्ट बीट को भी सप्रेस करना पड़ेगा। यानी कि डोरमेंसी के टाइम पर क्या होगा? हार्ट बीट बहुत कम हो जाएगी, ब्रीदिंग रेट बहुत कम हो जाएगी, और इसी वजह से आपकी मेटाबॉलिज्म घट जाएगी। यानी कि आपका शरीर सिर्फ उतनी ऊर्जा इस्तेमाल करेगा जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है। कोई शरीर के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसी चीज नहीं होगी। तो लिख सकते हो, इसमें लिखो हार्ट बीट, breathing rate and metabolism become extremely slow. Heartbeat, breathing rate and metabolism become extremely slow. लिखो हृदय गति, श्वसन की दर तथा उपापचय अत्यधिक धीमा हो जाता है। यह हो गया हाइबरनेशन। हाइबरनेशन के बाद एक टर्म, एक शब्द और आता है जिसे हम कहते हैं एस्टिवेशन। लिखिए, एस्टिवेशन। अब ये क्या है एस्टिवेशन? हाइबरनेशन तो आप सब लोगों ने सुना होगा। व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन को हिंदी में कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता, शीत निष्क्रियता का उल्टा। जैसे सोचो आप किसी हॉट डेजर्ट में हो, और वहां पर गर्मी के मौसम में कुछ जीव अंडरग्राउंड हो जाएं, वो क्या है? वो हाइबरनेशन नहीं है, वो एस्टिवेशन कहलाएगा। क्योंकि वो जीव ठंड के मौसम में डोरमेंट नहीं हो रहे हैं, वो गर्मी के मौसम में डोरमेंट हो रहे हैं। तो लिखिए, ऑर्गेनिजम्स बिकम डोरमेंट ड्यूरिंग समर सीजन। Organisms become dormant during summer season to ensure protection from extreme heat. Extreme heat. लिखो, ग्रीष्म ऋतु के दौरान ग्रीष्म ऋतु के दौरान अत्यधिक उच्च तापमान से बचने के लिए
अत्यधिक उच्च तापमान से बचने के लिए जीव निष्क्रिय हो जाते हैं, जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। अच्छा, एस्टिवेशन में ही एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं डायापोज। डायापोज एस्टिवेशन का ही पार्ट कह सकते हो, डायापोज। बट डायापोज किस में देखने को मिलेगा? इंसेक्ट्स में। आप कह सकते हो डायापोज इज अ फॉर्म ऑफ एस्टिवेशन विच इज फाउंड इन इंसेक्ट्स। ठीक है, नोट कर लीजिए, इट इज अ फॉर्म ऑफ एस्टिवेशन विच इज फाउंड इन इंसेक्ट्स। यह ग्रीष्म निष्क्रियता का एक प्रकार है, यह ग्रीष्म निष्क्रियता का एक प्रकार है जो कीटों में प्राप्त होता है, जो कीटों में प्राप्त होता है, डायापोज। तो देखो, तापमान के बारे में जो भी बातें हम लोगों को करनी थी वो हम लोगों ने देख लिया, और मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा की जरूरत है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग आगे, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स में एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन, वर्षण। देखो, प्रेसिपिटेशन, वर्षण में हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारी जो अर्थ सरफेस है, जो पृथ्वी की सतह है, आप क्या कहोगे कि अर्थ सरफेस पर प्रेसिपिटेशन के कॉन्टेक्स्ट में हमें वेरिएशंस मिलते हैं, देयर आर वेरिएशंस, ओके, इन टर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। वर्षण के दृष्टिकोण से विविधताएं प्राप्त होती हैं, अंतर प्राप्त होते हैं, और अंतर दो चीजों में है। एक आप कहोगे अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, varies from one place to another। ठीक है, लिखिए, वर्षण की मात्रा एक स्थान से दूसरे की ओर परिवर्तित होती है। वर्षण की मात्रा एक स्थान से दूसरे की ओर परिवर्तित होती है। और दूसरा लिखिए, नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑल्सो वेरीज। वर्षण की प्रकृति में भी परिवर्तन होता है। दोनों बातें सही है भाई। किसी जगह पर आप देखते हो प्रेसिपिटेशन की मात्रा होती है लेस देन 25 सेंटीमीटर, और किसी जगह पर देखते हो मोर देन 250 सेंटीमीटर। तो एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो वर्षण की मात्रा बदलेगी। दूसरा हम देखते हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको सिर्फ रेनफॉल ही देखने को मिलेगा। जितने भी आपके ट्रॉपिकल एरियाज हैं, उनमें अगर ऊंचे इलाकों को छोड़ दें तो प्लेन एरियाज में सिर्फ क्या होती है? बारिश होती है। और अगर आप हाई लैटिट्यूड्स की तरफ जाओगे या हाई ऑल्टीट्यूड के एरियाज की तरफ जाओगे, जहां ऊंचाई अधिक हो, जहां अक्षांश अधिक हो, वहां पर आप देखोगे रेनफॉल भी मिल सकता है और स्नोफॉल भी मिल सकता है। तो क्या कहेंगे हम? ये कह सकते हैं कि ये दोनों की दोनों चीजें किसके ऊपर प्रभाव डालेंगी? किसी इलाके में प्राप्त होने वाला जो नेचुरल वेजिटेशन है उस पर। तो लिखिए, बोथ दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस type of vegetation found in an area, ठीक है। यह दोनों कारक किसी क्षेत्र में
प्राप्त होने वाली वनस्पति की प्रकृति को प्रभावित करते हैं, की प्रकृति को प्रभावित करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? अगर हम प्रेसिपिटेशन डिस्कस कर रहे हैं, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर, पानी की बात हो रही है। अब पानी का अगर लाइफ के ऊपर इंपैक्ट देखोगे, क्योंकि हमने देखो सनलाइट का इंपैक्ट देखा लाइफ पर, टेम्परेचर का इंपैक्ट देखा लाइफ पर, पानी का इंपैक्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहली चीज आप लोग अगर थोड़ा सा याद करें, मैंने आपको बताया था कि मिट्टी के अंदर जो पानी होता है उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या आप बोलोगे कि वहां पर पानी एक सॉल्वेंट का काम कर रहा है, एक विलायक का? वो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं उन्हें अपने अंदर घोल लेता है और फिर पौधे उसी पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उन्हें क्या मिल जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो पहला पॉइंट लिखो वाटर dissolves nutrients found in the soil, nutrients found in the soil in it, and then plants absorb water, plants absorb water to get those nutrients, to get those nutrients। लिखो जल मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को, मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्वों को स्वयं में घोल लेता है, स्वयं में घोल लेता है तथा तथा पौधे उसी जल को अवशोषित करके, पौधे उसी जल को अवशोषित करके पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं, पोषक तत्वों को प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब हमने कहा कि पानी की पहली जो भूमिका है वो किसके रूप में है? एक सॉल्वेंट के रूप में है। दूसरी चीज, कई बार इस बात को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फोटोसिंथेसिस। भाई प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट तब तक नहीं बन सकता जब तक पानी ना हो। तो लिख लीजिए दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा? लिखो इट इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट in the process of photosynthesis। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण या एक आवश्यक घटक है, एक आवश्यक घटक है। और क्या रोल इसका? तो हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और मैंने बताया था कि वहां पर ये एक मीडियम का काम करता है। ठीक है, तो लिखो वाटर एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, water acts as a medium of transportation in circulatory systems of plants and animals, in circulatory systems of plants and animals। लिखो जल पौधों तथा जीव जंतुओं, पौधों तथा जीव जंतुओं के परिसंचरण तंत्र में
परिवहन के माध्यम के रूप में कार्य करता है, परिवहन के माध्यम के रूप में कार्य करता है। और मैंने देखो हम लोगों ने इकोसिस्टम पढ़ा ना, तो इकोसिस्टम में आपने एक चीज पढ़ी, एक्वाटिक इकोसिस्टम्स। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब है कि भाई जितने भी जलीय पौधे हैं या फिर जितने भी जीव जंतु हैं जो जलीय हैं, उन सब के लिए हैबिटेट कौन है? वाटर है। तो लिख लीजिए, वाटर इज अ हैबिटेट फॉर एक्वाटिक प्लांट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। जल जल जलीय पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए आवास का कार्य करता है, आवास का कार्य करता है। इसके अलावा आप लोगों ने, जैसे मान लो शरीर के अंदर वाटर का रोल पूछा जाए आपसे, हमारे शरीर में जल की भूमिका, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अगर बॉडी डिहाइड्रेट होने लगे तो आपकी डेथ हो सकती है। क्यों ऐसा? एक तो आया देखो कि भैया सॉल्वेंट है, पानी जो है शरीर के अंदर एक विलायक का काम कर रहा है। दूसरा आया थर्मो रेगुलेशन। हमारा जो शरीर है, हम बोलते हैं 70% पानी से बना है। इसका एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट, क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, और स्पेसिफिक हीट ज्यादा होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टीप टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को क्या करता है? रेजिस्ट करता है। तो एक चीज तो आ गई कि भाई पानी शरीर के अंदर सॉल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, उनको डिसॉल्व करेगा। दूसरा आप कहोगे थर्मो रेगुलेशन करेगा। अच्छा, थर्मो रेगुलेशन से एक चीज और रिलेट कर सकते हो आप, बार बार जो हम लोग एंजाइम्स की बात कर रहे थे, तो थर्मो रेगुलेशन से एंजाइम्स की एक्टिविटीज पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। और क्या? मतलब कह सकते हो कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए एक मीडियम का काम कर रहा है। ठीक हो गई बात। और कुछ? हाँ, तो बात वही होगी ना बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम बोल तो दिया। हाँ, एक चीज ये भी होती है कि जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो आपका ब्लड जो है वो थिक होने लगता है थोड़ा सा, और थिक होने का मतलब है कि आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। वो जितने ज्यादा थिक ब्लड को पंप करेगा उतनी उसको और ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर ज्यादा ताकत लगवाओगे, इतना दिल है, छोटी सी मोटर ऊपर वाले ने फिक्स करी है, ज्यादा लोड पड़ा तो वायरिंग जल जाएगी, और मोटर फूक गई तो काम खत्म। ठीक है, और कुछ? हॉस्पिटल क्यों ही जाना फिर? और कुछ बताओ। एक तुम कह रहे थे एनर्जी, पानी से एनर्जी कैसे? हम्म, अरे तो बोलो। हम्म, पानी पीने से ऊर्जा मिलती है?
पानी तो 0 कैलोरी है। कौन सी केमिकल रिएक्शन भाई जानना चाह रहे हैं? तो रेस्पिरेशन में वाटर का रोल होता है। मैं पूछ रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं। होता होगा। वो कह रहा था संभव तो कुछ भी है ना। फिर तो पानी में गोता मार तलीम जाके लेटे रहते बेहतरीन, है ना। अब पानी लिया, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग, कोई दिक्कत नहीं। बात तुम्हारी सही है, बस तुम सही ठिकाने पर नहीं पहुंच पा रहे हो। मैं पहुंचा देता हूं, ठीक है। एटीपी का नाम सुना है आप लोगों ने? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या होता है बॉडी में? एटीपी का रोल क्या है? हमारे सेल्स में स्टोर्ड एनर्जी है वो, है ना। कोशिकाएं क्या करती हैं भाई, ज्यादा ऊर्जा है तो उसके पैकेट बना बना के रख लेती हैं, ठीक है, कि जब जरूरत पड़ेगी पैकेट खोलेंगे, एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। अब एटीपी से ऐसे डायरेक्टली आपको एनर्जी नहीं मिलती। एटीपी से एनर्जी कब मिलेगी? अबे कतरे डब्बा गोल है तुम लोग विज्ञान में, हाँ हैं? मैं देख रहा हूं कुछ लोग घबराहट हो जा रही, कौन सी बातें चल रही है इस क्लास में। देखो रिएक्शन रिएक्शन बता रहा हूं, पहले सुन लो इधर। एटीपी पानी के प्रेजेंस में ये रिएक्शन है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट होता है और इसी से रिलीज होती है एनर्जी। समझ में आई बात? तो जो तुम कह रहे थे कि पानी से एनर्जी मिलती है, पानी पीने से पानी से ऊर्जा नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि उसकी कैलोरी वैल्यू 0 है। हाँ, वो जब आपके शरीर में पहुंचेगा, सेल्स में पहुंचेगा, तो सेल्स में पहुंच करके एटीपी को किस में कन्वर्ट करेगा? एडीपी में कन्वर्ट करेगा, और इस रिएक्शन से आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम पढ़ क्या रहे थे? हम ये पढ़ रहे थे कि भी पानी का रोल, रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में जल की भूमिका। तो पहला क्या देखा था हम लोगों ने? लिखते जाइए। एक्ट्स एज सॉल्वेंट फॉर सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, खनिजों तथा लवणों के लिए विलायक की भूमिका, खनिजों तथा लवणों के लिए विलायक की भूमिका। और लिखो कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू विच it determines activities of enzymes and rate of metabolism। लिखो शरीर के तापमान का नियंत्रण करके, शरीर के तापमान का नियंत्रण करके एंजाइम की क्रियाओं तथा उपापचय को प्रभावित करता है, उपापचय को प्रभावित करता है। और क्या आएगा इसमें?
इसके अलावा क्या लिखा था हम लोगों ने? तो लिखिए इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ एटीपी इंटू एडीपी. It helps in conversion of ATP into ADP through which cells obtain energy. Cells obtain energy यह है एटीपी के एडीपी में रूपांतरण में सहायक होता है, जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा प्राप्त होती है. और एक लाइन और ऐड कर लीजिए, लिखो इट इज मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा. लिखो यह रक्त में प्राप्त होने वाले प्लाज्मा का मुख्य अवयव है. ठीक है. तो यहां तक तो हमने देखा कि भाई वाटर का जो रोल है, पानी की जो भूमिका है वो क्या है. अब एक छोटा सा पॉइंट यहां से हम लोग और निकाल लेते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी पौधे हैं, उनको अगर हम कैटेगराइज करें, लिखिए कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट्स. जल की आवश्यकताओं के आधार पर श्रेणियां. जल की आवश्यकताओं के आधार पर श्रेणियां. तो आप प्लांट्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करोगे? देयर आर 3 कैटेगरीज. लिखिए हाइड्रोफाइट्स, जलोदभिद, दूसरा आएगा मीजोफाइट्स यानी कि समोदभिद, और तीसरा आता है जिसे हम कहते हैं जीरोफाइट्स. जीरोफाइट्स यानी कि मरुद्भिद. ठीक है, मरुद्भिद. तो अब इन तीनों को अगर आप देखोगे, जैसे पहला आया हाइड्रोफाइट्स. हाइड्रोफाइट्स मतलब लिखो प्लांट्स which require large amount of water. उदाहरण सीधे सीधे बोलो, एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस है ना. जितने भी सदाबहार, अर्ध सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के वृक्ष हैं, उन सबको किस में डाल दोगे आप? हाइड्रोफाइट्स, जलोदभिद. तो क्या हम लिखेंगे इसमें कि ऐसे पौधों को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है. ऐसे पौधों को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है. कौन कौन आ जाएगा? सदाबहार, अर्ध सदाबहार तथा आर्द्र पर्णपाती वन हाइड्रोफाइट्स हो जाएंगे. फिर आया मीजोफाइट्स, समोदभिद. तो लिखिए दे रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर. इन्हें मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती है.
दे रिक्वायर मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर, मध्यम मात्रा में जल की आवश्यकता होती, तो इसमें कौन सा उदाहरण डालेंगे? ड्राई डेसिडुअस। ठीक है, ड्राई डेसिडुअस यानी कि आपके शुष्क पर्णपाती वन, और इसके अलावा लिख लीजिए ग्रासलैंड, घास के मैदान। तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे? मीजोफाइट्स। अब आया जीरोफाइट्स। देखो, जीरोफाइट्स का मतलब क्या होता है ना, ऐसे प्लांट्स जो वाटर स्कैर्स कंडीशंस में भी क्या कर ले जाएं, सर्वाइव कर ले जाएं। तो लिख लीजिए दीज प्लांट्स कैन सर्वाइव इन वाटर स्कैर्स कंडीशंस। यह पौधे जल की कमी वाली दशाओं में भी जीवित रह पाते हैं, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? उसे आप कहोगे एडेप्टेशनल स्किल्स हैं। तो यहीं पर लिख लो कि इनकी एडेप्टेशनल स्किल्स क्या क्या हो जाएंगी। लिखिए, थिक लीव्स इन विच स्टोमेटास आर डीप। ठीक है, अनुकूलन संबंधी विशेषताएं कौन कौन सी होंगी? तो अनुकूलन संबंधी विशेषताओं में पहला लिखिए, मोटी पत्तियां जिनमें स्टोमेटा गहराई में होते हैं, क्योंकि स्टोमेटा जितने डीप होंगे उनसे वाटर लॉस उतना ही कम हो जाएगा। दूसरा लिखिए, स्मॉल साइज लीव्स, छोटे आकार की पत्तियां। स्मॉल साइज लीव्स, छोटे आकार की पत्तियां। या फिर क्या मिलेगा आपको? लीव्स हैविंग वैक्सी लेयर, जिसे क्यूटिकल कहते हैं। ठीक है, लीव्स हैविंग वैक्सी लेयर, मोम जैसी परत वाली पत्तियां। मोम जैसी परत वाली पत्तियां। या फिर एकदम एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी तो पत्तियां ही क्या हो जाएंगी? तो वो थॉर्न्स में कन्वर्ट होंगी। तो लिखिए, कन्वर्जन ऑफ लीव्स इनटू थॉर्न्स, पत्तियों का कांटों में रूपांतरण। ठीक है, इसके अलावा अगर स्टेम में आप बात करोगे ना, तने में क्या बदलाव, तो तने में बेसिकली दो चीजें मिलती हैं। लिखो, थिक बार्क टू प्रिवेंट वाटर लॉस। थिक बार्क टू प्रिवेंट वाटर लॉस, जल के ह्रास को रोकने के लिए मोटी छाल। जल के ह्रास को रोकने के लिए मोटी छाल। या फिर इसके अलावा आ जाएगा, लिखिए, फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर। फ्लैशी स्टेम टू स्टोर वाटर, जल को भंडारित करने के लिए मांसल तना, लकड़ी नहीं, फ्लैशी स्टेम हो जाना। इसके अलावा और क्या लिखेंगे? डीप रूट्स। ठीक है, लिखो, डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम डीप सॉइल। डीप रूट्स टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम डीप सॉइल। गहरी जड़ें जो अधिक गहराई वाली मिट्टी से नमी को अवशोषित करती हैं। और एक चीज हमने और बोला था कि तने के अंदर क्लोरोफिल फॉर्मेशन। तो लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल इन स्टेम, तने में क्लोरोफिल का निर्माण। ठीक है, ये हो जाएंगे कि भाई जीरोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं वो किस तरीके से, किन किन विधियों से अपना सर्वाइवल इंश्योर करते हैं। अब
दो चीजें और बची हैं। एक बचा जिसे हम कहते हैं एडेफिक फैक्टर्स, एडेफिक मतलब सॉइल, और एक बचा टोपोग्राफी। इसको कल पढ़ करके और फिर हम लोग बायोडाइवर्सिटी टॉपिक जो है अपना स्टार्ट करेंगे। इधर इकोसिस्टम इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़नी थी वो पढ़ ली। अब इसके आगे बायोडाइवर्सिटी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज और पॉल्यूशन, ये तीन टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट हैं उन पर चलेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। थैंक यू। अच्छा, सर ने कुछ बताया क्लास की टाइमिंग को लेके? मंडे से आप लोगों की क्लास की टाइमिंग चेंज हो रही है। ये वाली क्लास 11:30 to 1:30 और सेकंड वाली क्लास 2 to 5। आधे घंटे का गैप रहेगा आपको। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? सुबह का टाइम आपका बच जाएगा, मतलब आपको 11:30 पे आना। प्रज्ञा, क्या कुछ प्रॉब्लम है? बस किसी को हो तो आप बता सकते हो। बाद में मत कहना कि नहीं हमने बताया था, हमें प्रॉब्लम थी ये वो। अभी है तो बता दो। देर तक सोने को मिलेगा, रात भर पढ़ना, देर तक सोना, है ना? तो कल यही टाइम रहेगा जो आज था, 9:30 से। मंडे से आपका चेंज होगा। ठीक है, चलिए अभी ऑप्शनल की क्लास होनी है तो आप लोग बाकी जा सकते हैं।